वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस बच्चा, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। टुडे आज हम लोग बच्चों क्या सीखने वाले हैं, स्टैंडर्ड 10th GSEB गुजरात बोर्ड के 10वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड 10 का 2021 का पेपर मॉडल पेपर। यस, स्टैंडर्ड 10th GSEB मॉडल पेपर 2021। यहाँ हम दोस्तों कवर करने वाले हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी, यानी पूरा ग्रामेटिकल पार्ट कवर करेंगे इस मॉडल पेपर का। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्त कोई नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और घंटी बजा दो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, कम टू द पॉइंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सी हियर, यहाँ पर सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, मैच द लैंग्वेज फंक्शन विद द सेंटेंस। क्या करना है हमें, लैंग्वेज फंक्शन की मदद से सेंटेंस का जोड़ा बनाना है। सरल शब्दों में क्या करना है, सही जोड़े मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, सेंटेंस को पहले हम पढ़ेंगे फिर देखेंगे। 33 नंबर का सेंटेंस है, ही इज आइदर लॉस्ट आर डेड। या तो वो खो गया है या तो मर गया है। रितु इज एबल टू लिफ्ट द हैवी लगेज। रितु भारी लगेज, भारी सामान उठाने की योग्य है, समर्थ है, लायक है। द टीचर ऑलवेज कम्स इन टाइम। टीचर हमेशा समय से आती है। नाउ अब यहाँ पर जो फंक्शंस दिए हुए हैं इनसे हमको मैच करना है। पहला फंक्शन है डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, यानी कोई क्रिया बार बार होती है, यानी होने वाली किसी क्रिया की बारंबारता, रिपीटिशन को दर्शाने के लिए कोई क्रिया बार बार हमेशा एक निश्चित समय पर रिपीट होती है, वो दर्शाने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बच्चे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। नाउ दूसरा है शोइंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शन, विकल्प, चॉइस, ठीक है। शोइंग एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। नाउ अब आप यहाँ पर देखो 33 नंबर का जो सेंटेंस है, ही इज आइदर लॉस्ट आर डेड। बच्चों जहाँ पर अल्टरनेटिव की बात है, जब भी अल्टरनेटिव की बात होगी हमेशा हमको ध्यान रखना है अल्टरनेटिव वाले में या तो आइदर और रहेगा, आइदर और, या क्या रहेगा, नाइदर नॉर। कभी कभी केवल और भी रह सकता है। तो हमको ध्यान का रखना है बच्चे कि ये जो फंक्शन है शोइंग अल्टरनेटिव, शोइंग चॉइस, इसमें हमेशा कंजक्शन ज़्यादातर 99% क्या रहेगा, आइदर आर या नाइदर नॉर, या वनली क्या रहेगा, और। ज़्यादातर क्या रहेगा, आइदर आर और नाइदर नॉर। देखो ऐसा कौन से सेंटेंस में है, यस माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, ही इज आइदर लॉस्ट आर डेड। या तो वो क्या हो गया है, खो गया है, या तो क्या हो गया है, मृत हो गया है। तो 33 नंबर का कौन सा फंक्शन सही है, कौन सा नंबर, बी नंबर सही है। 33 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी, शोइंग अल्टरनेटिव। व्हाई शोइंग अल्टरनेटिव, हियर यू कैन सी आइदर और। यहाँ पर जब भी ऑप्शन दिया रहेगा आइदर और, नाइदर नॉर, या कभी कभी ओनली और भी हो सकता है, जो क्या दर्शाएगा, शोइंग अल्टरनेटिव या शोइंग चॉइस। नाउ रितु इज एबल टू लिफ्ट द हैवी लगेज। रितु इज एबल टू लिफ्ट द हैवी लगेज, यानी रितु भारी लगेज को उठाने में क्या है, समर्थ है, योग्य है। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो बच्चे, यहाँ पर डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, कोई एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है। शोइंग एबिलिटी, योग्यता, सामर्थ्य दर्शाना। यहाँ बच्चे एबल वर्ड आया भी है कि रितु इज एबल टू लिफ्ट द हैवी लगेज। नाउ सी, रितु इज एबल यानी रितु समर्थ है, लायक है, योग्य है लगेज को उठाने में। यानी यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर हमको एबिलिटी, योग्यता, सामर्थ्य शो हो रहा है। तो बच्चे 34 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नाउ द टीचर ऑलवेज कम्स इन टाइम। टीचर हमेशा टाइम से आती है, समय से आती है। नाउ पॉइंट पर ध्यान दे बच्चे, द टीचर ऑलवेज कम्स इन टाइम। यहां पर देखो डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। एक्शन क्या है, कम्स, आती है, और कब आती है, ऑलवेज, हमेशा, बार बार। यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी 35
का जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन सही है, ए वाला फंक्शन क्या है, सही है। क्लियर है बच्चे। नाउ अब दूसरे सेंटेंस पे आएंगे, चूज एंड राइट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। यहाँ पर दो लोगों के बीच में बात हो रही है, एक जन की बात लिखी है और एक जन की बात क्या है, मिसिंग है। जिसकी बात लिखी है उसके सामने वाले जिसकी बात मिसिंग है उसके यहाँ पे बच्चे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। आपको बस विकल्प में आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ब्रैकेट में फंक्शन दिए हैं, उनकी मदद से हमको ऑप्शन चुनना है। देखो, नचिकेत और महर्षि के बीच में बात हो रही है। नचिकेत ने महर्षि से कहा, डू आई नीड एनीथिंग एल्स, डू आई नीड एनीथिंग एल्स, क्या मुझे किसी और चीज की जरूरत है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ है एक्सप्रेसिंग निसेसिटी। निसेसिटी का मतलब होता है बच्चों अनिवार्यता। अनिवार्यता समझते हो, यानी कोई चीज अनिवार्य है, यानी कंपल्सरी है, ठीक है। कंपल्सरी यानी यहाँ पे निसेसिटी है, कंपल्सरी है, अनिवार्यता यानी इसके बिना कुछ होगा नहीं। और इस अनिवार्यता को शो करने के लिए हमेशा एक मॉडल एक्चुअली आती है, मस्ट। अनिवार्य फर्ज बताने के लिए हम लोग कौन से मॉडल एक्चुअली का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, मस्ट। यानी निसेसिटी जहां पर भी आएगा वहां पर क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। लेट अस सी द एग्जांपल्स। ऑप्शंस पे देखते हैं। ए क्या है, यू शुड टेक सिरप, आपको सिरप लेना चाहिए। शुड आया है लेकिन ये मस्ट नहीं है, आपको लेना चाहिए। यू कैन नॉट ईट ऑयली फूड, तुम तैलीय खाना, तेल वाला खाना नहीं खा सकते हो। यू मस्ट टेक रेस्ट फॉर 10 डेज, तुम्हें 10 दिन आराम करना ही चाहिए। इट इज ओके नाउ, यह ठीक है। तो ये भी नहीं सही है और ऊपर वाला भी नहीं सही है, ये वाला सेंटेंस सही है। यू मस्ट, वाई, क्योंकि यहां पर क्या है, मस्ट आया है। यानी ये सेंटेंस में आपको क्या लिखना होगा, यू मस्ट टेक रेस्ट, यू मस्ट टेक रेस्ट फॉर 10 डेज, आपको 10 दिनों तक क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। यानी यही क्या है, हमारा राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मस्ट। जब भी बच्चे मस्ट रहेगा, मस्ट किसको शो करेगा, नेसेसिटी को शो करेगा। नाउ चले अगले अल्टरनेटिव पर चलते हैं। रिंकू और मोंटू के बीच में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 37। रिंकू कहता है, आई हैव एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज मेरा एक पीरियड एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। अब मोंटू कुछ कहेगा और ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है इंक्वायरी एज अ नेचर। जब भी बच्चे इंक्वायरी एज अ नेचर वर्ड रहेगा, इंक्वायरी एज अ नेचर का मतलब सहज हम जो सवाल कर लेते हैं बिना कोई विशेष खास पूछताछ नहीं। जनरली हम किसी से मिलते जुलते हैं, हमारे मुंह से अचानक जो सहज रूप से हम सवाल कर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्वायरी एज ए नेचर। अब इंक्वायरी है तो बच्चे ध्यान रखना कि सेंटेंस क्वेश्चन वाला ही होना चाहिए। वो WH वर्ड से शुरू हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है। नाउ अब देखो, पहले सेंटेंस में ऑप्शन जो दिया है ए, लिखा है ओके विल कम टुमारो, ठीक है कल आऊंगा, लेकिन इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, ये इंक्वायरी एज ए नेचर नहीं है। बी ऑप्शन पे देखो, डू यू हैव इंग्लिश लेक्चर्स, डू यू हैव इंग्लिश लेक्चर, क्या तुम्हारा अंग्रेजी का लेक्चर्स है। तो अब ये ऑप्शन पे अभी इसको बाकी रखो, थोड़ा सा होल्ड करो। यू कैन कम बाई बस इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट से आते हो तो बस से आ सकते हो, यहाँ पे कोई सवाल नहीं है इसलिए नहीं है। आई विल मीट यू आफ्टर द पीरियड, पीरियड के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। अब ब्रैकेट में बच्चे फंक्शन क्या है, इंक्वायरी एज अ नेचर, सवाल पूछना है, न कि यहाँ पर कोई जवाब देना है। तो यानी ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये बी वाला सही है। डू यू हैव इंग्लिश पीरियड्स, डू यू हैव इंग्लिश लेक्चर्स, डू you have English lectures, do you have English lectures। तो यहाँ पर इंक्वायरी एज अ नेचर के हिसाब से ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि इसमें इंक्वायरी एज अ नेचर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है और सेंटेंस भी सही है। डू यू हैव इंग्लिश लेक्चर, क्या तुम्हारा अंग्रेजी का लेक्चर्स है जिसकी वजह से तुम एक्स्ट्रा पीरियड आओगे, ठीक है। तो इंक्वायरी एज अ नेचर में यही सेंटेंस क्या है, सही है। नरेन और कोमल के बीच में बात हो रही है। नरेन क्या बोल रहा है, हाउ डज योर ग्रैंड माँ वॉक एंड टॉक, कैसे तुम्हारी दादी माँ चलती है और बात करती है। एक्सप्रेसिंग मैनर, तरीका बताना है कि कैसे चलती है। ऑप्शन दिया है सी वॉक्स ऑन द लॉन, घास पे चलती है। सी वॉक्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलती है। सी कैन नॉट वॉक एट ऑल,
वो बिल्कुल चल ही नहीं सकती है। शी इज़ नॉट एबल टू स्टैंड स्टिडली, वो सीधे ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो सवाल क्या था, हाउ डज योर ग्रैंड माँ वॉक एंड टॉक, तुम्हारी दादी माँ कैसे चलती है और बात करती है। तो ये पहला ऑप्शन है कि सी वॉक्स ऑन द लॉन, घास के मैदान पे चलती है, तो ये सवाल नहीं था। कैसे चलती है, सी वॉक्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलती है। सी कैन नॉट वॉक एट ऑल, वह चलती ही नहीं है, तो ये सही आंसर नहीं है। सी इज़ नॉट एबल टू स्टैंड स्टिली, खड़ी भी नहीं हो पाती है सीधी। तो हाउ डज योर ग्रैंड माँ वॉक एंड टॉक, कैसे बात करती है चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सी वॉक्स वेरी स्लोली। सी ये चलने का उसका तरीका है, कैसे चलती है, बहुत धीरे चलती है। सी वॉक्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलती है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चे सेम यही कंप्लीट द सेंटेंस यहाँ पर भी क्या है कि एक सेंटेंस लिखा होगा, आधा सेंटेंस लिखा होगा, आधा बाकी रहेगा, आधा आपको भरना है। लेकिन कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑप्शंस की मदद से आपको करना है। देखो ये सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब 39 का क्वेश्चन है, इन योर कंपास बॉक्स क्वेश्चन मार्क, तुम्हारे कंपास बॉक्स में। अब यहाँ बच्चे ऑप्शन दिया है आस्किंग अबाउट नंबर्स, गिनती पूछनी है, संख्या पूछनी है कि तुम्हारे कंपास बॉक्स में कोई चीज़ कितनी संख्या में है। और ऑप्शन दिया है हाउ मच पेंस। बच्चों संख्या पूछने के लिए कभी भी हाउ मच का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, हाउ मेनी का। हाउ फार पेंसिल, तो हाउ फार नहीं आता है, हाउ मेनी होता है संख्या पूछने के लिए। हाउ मेनी पेंसिल, दैट इज द राइट आंसर, कितनी पेंसिल्स हैं। और हाउ लॉन्ग डू यू कीप, कितने लंबे समय तक तुम रखते हो, तो इसमें संख्या नहीं पूछा है, संख्या पूछने वाला सेंटेंस सही है ऑप्शन नंबर सी कि हाउ मेनी पेंसिल्स इन योर बॉक्स, हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स इन योर कंपास बॉक्स, तुम्हारे कंपास बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं। अब देखो अगले सेंटेंस पे चलते हो, मिस्टर रोहित पाठक टोल्ड मी दैट, मिस्टर रोहित पाठक ने मुझे बताया कि। अब रिपोर्टिंग इवेंट, अब बच्चे रिपोर्टिंग इवेंट यहाँ पर है। रिपोर्टिंग इवेंट का मतलब होता है सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा। मतलब हमेशा रिपोर्टिंग इवेंट जब भी आएगा तो आपको समझ जाना है कि सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जिस तरह का सेंटेंस है, 5 तरह का सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है। एसर्टिव सेंटेंस जिसमें सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं, कंजक्शन दैट आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सेट टू को आस्क में बदलते हैं और कंजक्शन इफ या वेदर या WH वर्ड आता है। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कंजक्शन, जिसमें हम सेट टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, आस्क, टोल्ड जैसा भाव होता है वैसा बदलते हैं, कंजक्शन टू यूज करते हैं। वो कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जिसमें सेट टू को एक्सक्लैम्ड में बदलते हैं, कंजक्शन दैट आता है। और एक सेंटेंस और है ऑप्टेटिव सेंटेंस, शुभेच्छा दर्शक वाक्य, जिसमें हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें विश्ड और प्रेड में बदल देते हैं, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। इन 5 टाइप के सेंटेंस में से किसी भी टाइप का इनडायरेक्ट में लिखा हुआ सेंटेंस सही प्रॉपर वे में होगा तो वही क्या होगा, रिपोर्टिंग इवेंट होगा। नाउ मिस्टर रोहित पाठक टोल्ड मी दैट, यहाँ पर आप देखो मिस्टर रोहित पाठक टोल्ड मी दैट, देखो यहाँ पर आया है टोल्ड, यानी सेट टू को किस में बदला है, टोल्ड। कंजक्शन आया है दैट, यानी ये वाला सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच का एसर्टिव सेंटेंस है। और अब देखो चूंकि इधर पे टोल्ड आ गया है तो इधर पे जो सेंटेंस आएगा उसकी वर्ब भी किस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। इफ़ आई वॉज अवेलेबल ऑन दैट डे, वैसे तो सेंटेंस सही है लेकिन इसमें कंजक्शन आ गया है इफ़, इसके हिसाब से ये सेंटेंस रॉन्ग है, सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दैट कंजक्शन आया हुआ है। वेदर आई वॉज बिजी दैट नाइट, इफ़ या वेदर अल्टरनेट है, WH वर्ड वाले हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। वेदर आ गया तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कंजक्शन दैट है, यानी ए और सी रॉन्ग है। अब ऑप्शन है ही, बी और सी में, बी और डी में। डी को देखो, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में बदला है, कंजक्शन दैट आया है और यहाँ पे ये सेंटेंस नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा है सेंटेंस, तो इसलिए क्या है, रॉन्ग है। अगर ये पास्ट में होता तो सही हो सकता था। अब एक ही ऑप्शन बचा, ही हैड नो टाइम देन, नाउ का वहाँ देन भी चेंज किया हुआ है इसलिए यही सही है, ही हैड नो
टाइम देन, उसके पास उस समय नहीं था। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग इवेंट। रोहित पाठक टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम देन, उस समय उसके पास समय नहीं था। किसी रिपोर्टिंग इवेंट मतलब इनडायरेक्ट में बदलना। अब देखो रिया और अनुष्का के बीच में बात हो रही है। रिया आई डैश अनुष्का एक्सप्रेसिंग नाइसिटीज। अब ये जो नाइसिटीज वर्ड है, नाइसिटीज प्लीजेंट्रीज बड़ा कॉमन सा है। हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसा तमाम जो आता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, विशेष होती हैं, वो तो नाइसिटीज और प्लीजेंट्रीज के अंतर्गत आती है। तो अब देखते हैं क्या है यहाँ पर। आई एम हियर, यहाँ पर तो कोई नाइसिटीज़ वाली बात नहीं है, भलाई अच्छाई वाली बात नहीं है। वर्क हियर, यहाँ काम करती हूँ, ये रिपोर्टिंग इवेंट जैसा है। हैव अ मीटिंग टुडे, आज हमारी मीटिंग है, इसमें भी कुछ नहीं है। आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ और आप कैसी हो, यानी यहीं पर क्या है, नाइसिटीज़ है। यानी ये वाला सेंटेंस है आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन एंड यू। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं आगे वाला सेंटेंस। सेक्शन सी का अगला जो सवाल है 42 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट। यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों की मदद से आपको पैराग्राफ को क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूरा करना है। ये यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखो, अच्छा ब्रैकेट्स में वर्ड्स कौन से दिए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो ईगर, ईगर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी, नकल करना, किसी की कॉपी करना, नकल करना। और है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, किसी चीज़ से आप सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो जाना, संतुष्ट हो गए, जो भी आप समझो, संतुष्ट होना। अब देखो, अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में जो स्टोरी दी है, जो स्टैंजा दिया है, पैराग्राफ दिया है, उसको आपको पढ़ना है और खाली जगह में कौन सा सही वर्ड आएगा उसको भरना है। माई न्यू सेशन स्टार्टेड एट 10 o'clock, मेरा नया सत्र 10 बजे शुरू हुआ। मेनी एंथुजियास्टिक टीचर्स, बहुत से उत्साही टीचर्स। द स्टाइल ऑफ माइंड, मेरी शैली को, दे वर, वे थे, टू डू, करने के लिए, इट, इसे, इन देयर क्लासरूम, अपनी वर्ग कक्षा में। दे एडमायर द सेशन, उन्होंने सत्र की प्रशंसा करी। आई वॉज डैश बाई देयर सपोर्ट, उनकी मदद से मैं था। नाउ माई न्यू सेशन स्टार्टेड एट 10 o'clock, मेरा नया सेशन 10 बजे क्या हो गया था, शुरू हो गया था। मेनी एंथुजियास्टिक टीचर्स इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ माइंड, यानी बहुत से उत्साही टीचर्स ने मेरी शैली को क्या किया, कॉपी किया, इमिटेट किया। यानी पहली ब्लैंक में, पहली खाली जगह में भरना है हमको क्या, इमिटेटेड, इमिटेटेड, इमिटेटेड का मतलब होता है कॉपीड। द स्टाइल ऑफ माइंड, मेरी, दे वर, वे क्या थे, टू डू इट इन देयर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में करने के लिए वो क्या थे, ईगर थे, उत्साहित थे, उत्सुक थे, वो तुरंत करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि क्या होता है यहाँ पर, EAGER, दे वर ईगर टू डू इट इन देयर क्लासरूम, वे इसे अपनी क्लासरूम में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थे, उत्सुक थे। दे एडमायर द सेशन, आई वॉज बाई देयर सपोर्ट, लास्ट ही है और कुछ है नहीं, तो मैं उनके सपोर्ट से क्या था, सेटिस्फाइड था। आई वॉज सेटिस्फाइड बाई देयर सपोर्ट। ठीक है, चले नियरेस्ट मीनिंग। एक ऐसा सवाल आता है जिसमें एक वर्ड दिया रहेगा और उस वर्ड के 4 एक्स्ट्रा मीनिंग्स दिए रहेंगे, वो उसमें सबसे करीबी, सबसे सिमिलर वर्ड कौन सा है वो आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। तो देखिए यहाँ पर 43 पे देखो, सीवर, सीवर का मतलब बच्चे होता है कांपना, कांपना, ठंडी लगती है तो लोग ऐसा कांपते हैं, सीवरिंग करते हैं। अब एक वर्ड है यहाँ पर है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब भी होता है कांपना, ट्रेम्बल का मतलब भी क्या होता है, कांपना होता है। जंबल का मतलब आप समझते हो ना, टूटा फूटा, क्रम में टूटा फूटा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंबल। ठीक है। फेल इजी, आराम महसूस करना, बंडल मतलब गट्ठर।
अब बंडल का मतलब गट्ठर, फील इजी मतलब हल्का महसूस करना, आराम, अच्छा ठीक महसूस करना। तो यहाँ वर्ड क्या है, सीवर। सीवर का नियरेस्ट मीनिंग क्या है हुआ बच्चे, ट्रेम्बल। नाउ अब है टेरर। टेरर का मतलब होता है आतंक, भय, आतंक, भय या डर, आतंक, भय या डर। अब देखो इसके लिए यहाँ मीनिंग्स दिया हुआ है, देखो फियर, फियर माने भी क्या होता है, डर। बियर माने क्या होता है, भालू। टीयर माने क्या होता है, आंसू। डियर माने क्या होता है, प्रिय। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, फियर। स्लिम, स्लिम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या क्या बोले, व्यक्ति मतलब पुरुष या महिला जो कैसा हो, न ज़्यादा मोटा हो न ज़्यादा पतला हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी स्लिम, दिस गर्ल इज़ वेरी स्लिम। यह लड़की या यह व्यक्ति क्या है, स्लिम है। स्लिम का मतलब पतला, लेकिन कैसा पतला, वैसा वाला पतला नहीं। अब यहाँ पर स्लिम के लिए यहाँ पर 4 वर्ड दिए हैं। थिन, थिन का मतलब तो पतला ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो शरीर है वो छरहरा है, मतलब क्या है, न तो ज़्यादा मोटा है ना तो पतला है, उसको हम बहुत पतला भी नहीं कह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेंडर। फैट का मतलब क्या होता है, मोटा। टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा। तो स्लिम का मतलब थिन भी होता है, लेकिन यहाँ पर सही स्लिम का जो एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग क्या होगा, स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब क्या होता है, सुडौल, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा ना तो मोटा हो ना तो पतला हो। तो स्लिम वर्ड का यहाँ पर करेक्ट मीनिंग, वैसे स्लिम का मतलब थिन भी होता है, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पर स्लेंडर वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है स्लिम का मीनिंग में, नियरेस्ट मीनिंग में। चले अब अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी का 2 मार्क्स का, इनडायरेक्ट नरेशन करना है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में पूरा आंसर्स आपको पेपर में लिखा रहेगा, बीच बीच में कुछ प्रोनाउन कंजक्शंस के लिए ब्लैंक्स दिया रहेगा, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको बस भर देना और कुछ नहीं करना है। अब देखो 46, हार्दिक और विपिन के बीच में बात हो रही है कि हार्दिक सेड टू विपिन, whom should I send this email, मैं इस ईमेल को किसको भेजूं। कौन सा मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो सेड टू को हम किस में टर्न करते हैं, आस में टर्न करते हैं। देखो हार्दिक आस विपिन, यहाँ पर तक हो गया। अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि WH वर्ड से, ये देखो आप WH वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन की जगह पर यही WH वर्ड आ जाता है, हार्दिक आस विपिन whom। अब यहाँ पर है शुड आई सेंड, तो शुड आई सेंड में जो शुड होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, उसे सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं, सेंटेंस को एसेटिव या अफर्मेटिव बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है। आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। जब भी बच्चे आई भी लिखा होगा तो हमेशा कौन से पर्सन का प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। यू लिखा होगा तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। ही सी इट दे और किसी का नेम लिखा होगा वो कौन सा पर्सन का होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। आपको मेमोराइज क्या रखना है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट और कुछ और लिखा है वो क्या है, किसी का नाम लिखा है वो थर्ड पर्सन। आई वी हुआ तो फर्स्ट, यू हुआ तो सेकेंड, इसके अलावा कुछ भी होगा सब थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या आता है बेटा, देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट कौन, स्पीकर बोलने वाला। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन, लिसनर सुनने वाला। थर्ड पर्सन प्रोनाउन एन फॉर नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो देखो आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, बोलने वाला, हार्दिक। हार्दिक के लिए आप आई की बजाय वह कहोगे, यहाँ प्रोनाउन चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। हिज अपने के लिए आता है, हिम ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। ही शुड सेंड, अब देखो दीज दोज दैट, अब देखो दिस है, यहाँ पर क्या है, दिस क्या है, निकटता सूचक शब्द है। दिस का क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट बदलने में उसका हो जाता है दैट, तो यहाँ पे दिस के बदले हमको क्या लिखना है, दैट। whom he should send that email. विपिन replied that he should sending। अब एक बात समझो, टू द मैनेजर ऑफ whom should I send। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर देखो यह है मॉडल ऑक्सिलरी है शुड,
जब भी कोई भी मॉडल एक्सिलरी होता है, मॉडल एक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, चाहे जिस भी टेंस में रहे उसके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा, मॉडल एक्सिलरी के बाद बी रहेगा, तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदरवाइज हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंड मतलब भेजना, सेंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर चूंकि शुड है इसलिए क्या आएगा, सेंड। नाउ अब यहाँ पर आरबी गारमेंट्स, हार्दिक टोल्ड हिम दैट ही वाज सेंडिंग इट देन दैट डे। अब यहाँ पर देखो आया है नाउ, जस्ट, और जस्ट नाउ का क्या हो जाता है इनडायरेक्ट में, देन, THEN, देन। तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, THEN, देन। निकटता सूचक समय सूचक शब्दों में क्या आता है, चेंज आता है। अब आगे देखो, अगला जो सेंटेंस है ये है, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट कंजक्शन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए उचित संयोजकों की मदद से आपको क्या करना है, वाक्यों को ज्वाइन करना है, जोड़ना है। अब देखो, एंड, आइदर, आर, बिकॉज, यहाँ ब्रैकेट में कंजक्शन दिए हैं, 3 नंबर का ये सवाल रहेगा, 3 सेंटेंस आपको ज्वाइन करने हैं। देखें, अब देखो 47 नंबर के क्वेश्चन में देखो, ही विल रीच डलहौजी ऑन मंडे। ही विल रीच डलहौजी ऑन मंडे, वो मंडे को डलहौजी पहुंचेगा। ही विल रीच ऑन ट्यूसडे, वह ट्यूसडे को डलहौजी पहुंचेगा। अब देखो यहाँ पर है एंड, आइदर, आर, बिकॉज। एंड मीनिंग और, बिकॉज मतलब क्योंकि, वह सोमवार को डलहौजी पहुंचेगा क्योंकि वह मंगलवार को पहुंचेगा, ये सेट नहीं है। वह सोमवार को डलहौजी पहुंचेगा और वह मंगलवार को पहुंचेगा, ये भी सही नहीं है। अब यहाँ पर जब भी ऑप्शन वाली बात रहे तो वहाँ पर क्या आता है, हमेशा आइदर, आर। वह डलहौजी या तो मंडे को पहुंचेगा या तो ट्यूसडे को पहुंचेगा, ये सही करेक्ट कंजक्शन होगा। अब आपको जब भी आइदर, आर या नाइदर, नॉर आपको यूज़ करना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आइदर, आर और नाइदर, नॉर है, हमेशा जो ऑप्शन वाला वर्ड होगा उसी के आगे पीछे हो सकता है। ये 2 वर्ब हो सकती हैं, 2 एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, 2 नाउन्स हो सकते हैं, 2 प्रोनाउंस हो सकते हैं, या ये 2 सेंटेंस हो सकते हैं जिनमें ऑप्शन रहेगा, उसी के आगे पीछे आइदर, आर आएगा। ही विल रीच डलहौजी, वह डलहौजी पहुंचेगा। ही विल रीच, देखो दोनों सेंटेंस में बच्चों क्या है, कॉमन है। ही विल रीच, पहुंचने कहाँ वाले हैं, दोनों डलहौजी ही पहुंचने वाले। ऑप्शन किस में है बच्चे, मंडे, और किस में है, ट्यूसडे। तो बच्चे हमें क्या करना है, जो आइदर और यूज़ करना है तो पहले सेंटेंस का जो ऑप्शन है उसके पहले और दूसरे सेंटेंस के ऑप्शन के पहले। यानी ही विल रीच डलहौजी दोनों सेंटेंस में कॉमन है तो उसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे, ही विल रीच डलहौजी, ही विल रीच डलहौजी, वह डलहौजी पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, ऑन। अब देखो ही विल रीच डलहौजी ऑन, ये दोनों सेंटेंस में कॉमन है। ही विल रीच डलहौजी ऑन, ही विल रीच ऑन, डलहौजी की बात है। तो ये दोनों सेंटेंस में कॉमन है, जो कॉमन है उसको हमने क्या किया, पहले पूरा एज इट इज लिख लिया। अब ऑप्शन किस में है, मंडे और ट्यूसडे में, तो इसी के पहले आइदर मंडे आर ट्यूसडे। ही विल रीच डलहौजी आइदर मंडे आर ट्यूसडे, वह डलहौजी या तो मंडे को पहुंचेगा या तो कब पहुंचेगा, ट्यूसडे को पहुंचेगा। जो ज्वाइन हो गया सेंटेंस हमारा। रोहिणी वाज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, रोहिणी स्कूल से एब्सेंट थे, अनुपस्थित थी। सी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, यानी क्या हुआ उसको नहीं पता है। हु माने जो, बट विरोधी अर्थ हो, यहाँ पर विरोधी कोई बात नहीं, एब्सेंट थी स्कूल से तो कुछ पता नहीं चलेगा, सही है। अब सो माने होता है, इसलिए इस कारण से रिजल्ट। देखो पहले रीजन है और बाद में क्या है, रिजल्ट है। जब पहले रीजन हो और बाद में रिजल्ट हो तो हम सो अथवा दो देयरफॉर से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। सो मीनिंग इसलिए, देयरफॉर माने इस कारण। पहले रिजल्ट हो बाद में रीजन हो तो हम बिकॉज से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। अब देखो सो हमेशा परिणाम दर्शक वाक्य के जस्ट पहले आता है। रोहिणी वाज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, रोहिणी स्कूल से एब्सेंट थी। सो सी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल, इसलिए वह स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो ये सेंटेंस इस तरह से हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, रोहिणी वाज एब्सेंट, रोहिणी वाज एब्सेंट फ्रॉम
द स्कूल, रोहिणी वॉज absent फ्रॉम द स्कूल, सो इसलिए शी डिडंट नो, सो शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल, अबाउट द स्कूल, चूंकि स्कूल से एब्सेंट थी इसलिए स्कूल के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। ज्वाइन होगा यह सेंटेंस भी। 49, नाटू परफॉर्म हिज बेस्ट, नाटू परफॉर्म हिज बेस्ट, नाटू ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। ही वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए उसे चुना नहीं गया। अच्छा प्रदर्शन किया, उसको प्रोग्राम के लिए चुना जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कंट्रास्ट है, विरोध है, विरोधी आइडियाज़ वाले दोनों सेंटेंस है। विच माने जो होता है, दो विरोध को दर्शाता है, एंड मतलब और, एक के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो, एक बात के बाद दूसरी बात हो तो एंड से ज्वाइन करते हैं। तो नाउ बच्चों यहाँ पर पूरे सेंटेंस में क्या है, विरोधी अपोजिट आइडियाज़ है, यानी जब विरोधी अर्थ हो तो उसके लिए हम कंजक्शन दो, बट, एट, स्टिल का यूज़ करते हैं। तो दो से सेंटेंस जोड़ेंगे तो नाटू परफॉर्म हिज बेस्ट, नाटू ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। तो जो एडजेक्टिव वाला सेंटेंस होता है, जो विशेषता वाला सेंटेंस होता है कि नाटू परफॉर्म हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, इसी के पहले हम दो कंजक्शन का यूज़ करेंगे, परिणाम वाले में नहीं। तो नाटू परफॉर्म शुरू में ही दो लिखा जाता है, दो सब्जेक्ट आएगा, फिर दो नाटू परफॉर्म्ड, दो नाटू परफॉर्म हिज बेस्ट, और फिर क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे, ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, ही वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम, फॉर द प्रोग्राम। अब इसका मतलब हुआ कि नाटू ने, यद्यप नाटू ने क्या किया, अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसे प्रोग्राम के लिए चुना नहीं गया। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ ब्रैकेट में वर्ड्स दिए रहेंगे, उन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड सही है जिसको हमें क्या करना है, भरना है। बच्चों ये वर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे टेक्स्ट बुक के किसी भी लेसन से लिए जाएंगे। देखो, इट इज़ क्वाइट क्विट इम्पॉसिबल दैट यू कैन नॉट फिल योर फॉर्म, यह बिल्कुल असंभव है कि आप अपना फॉर्म ना भर सको। अब देखो, इट इज़, देखो QUIET, इसका मतलब होता है शांत, इसका क्या मतलब होता है, शांत, बोले एकदम बिल्कुल क्वाइट है, शांत है, सन्नाटा है। क्विट का मतलब होता है लीव, छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, और क्वाइट का मतलब होता है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो यह बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है कि तुम अपना फॉर्म नहीं भर सकते, यानी हर कोई तो फॉर्म भर ही सकता है। तो यहाँ पर बच्चे कौन सा सही है, QUITE, क्वाइट, इट इज़ quite impossible that you cannot fill your forms. Dear friends, you have has to live long, यानी मित्रों, प्रिय मित्रों, तुम्हें लंबा जीना है। प्रेजेंट में बात है, जीना था नहीं, जीना है। यू प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। यू हैव टू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबा जीना है। सो लिव इन पीस, इसलिए शांति से जिए। एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार कर लें, समथिंग एवरीथिंग नथिंग, कुछ सब कुछ कुछ भी नहीं। तो क्या स्वीकार कर लें, एवरीथिंग, जो भी है सब कुछ क्या कर लो, स्वीकार कर लो, एवरीथिंग। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम इसके आगे वाली बात करेंगे इसी में। सेक्शन डी का अगला सवाल, डू एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया है वैसा करना है। सेंटेंस पढ़िए, ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द असाइनमेंट्स, उसने विद्यार्थियों से असाइनमेंट्स के बारे में पूछा। डिड यू मेक प्रोजेक्ट्स, क्या तुमने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। वी एंसर्ड हिम, हमने उनका जवाब दिया। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में ये जो डू एज डायरेक्टेड में है, दो तरह के सवाल होंगे। एक सवाल होगा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बदलना, और दूसरा सवाल होगा टेंस चेंज करना, जेंडर चेंज करना, नंबर चेंज करना, या प्रोनाउन चेंज करना, ये हो सकता है। ठीक है, आपको लिंग परिवर्तन करना पड़ सकता है, एक वचन का बहुवचन करना पड़ सकता है, प्रोनाउन में चेंज करना पड़ सकता है, या तो आपको टेंस बदलना पड़ सकता है। चलो ये वाला सेंटेंस देखो, ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द असाइनमेंट, उसने विद्यार्थियों से असाइनमेंट के बारे में पूछा। अब लिखा क्या है,
स्टार्ट लाइक दिस, बिगिन लाइक दिस, इस तरह से शुरू करें। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट असाइनमेंट बाय हिम। आप देखो ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में लिखा है। कैसे, यहाँ पर देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क क्या है, वर्ब है, द स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया है, सब्जेक्ट जगह पे आया है, और सब्जेक्ट को बाई लगाकर कहाँ पे लिख दिया है इनने, ऑब्जेक्ट जगह पे। और चूंकि यहाँ पर आस्क्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये वर्ब की जहाँ पर जो सेकेंड फॉर्म है इसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर पास्ट टेंस में है, इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, थर्ड फॉर्म। यानी इज इट क्लियर, यह क्लियर है कि ये वाला सेंटेंस कौन से किस तरह का है, पैसिव वॉइस में टर्न किया गया है। तो कोई बात नहीं, आगे का भी सेंटेंस हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में। आप देखो, डिड यू मेक प्रोजेक्ट्स, कौन सा मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क। तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी कोई सेंटेंस होगा जिसका आप पैसिव वॉइस कर रहे हो और वो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो आपको देखना होगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या WH वर्ड से स्टार्ट है। तो देखो डिड है, तो डिड किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे आप क्रॉस कर दोगे, चौकड़ी मार दोगे, मतलब आप इसको इससे भूल गए। अब क्या लिखा है, यू मेक प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, कौन बनाता है, यू, यू क्या है, सब्जेक्ट, क्या करते हो, मेक, बनाते हो क्या है, वर्ब, क्या बनाते हो, प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। हम ऐसा क्यों करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रोजेक्ट्स, PROJECTS, प्रोजेक्ट्स, और यू का क्या कर दिया यहाँ पर हमने, बाई यू। और वर्ब का टेंस पहचानना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नीचे आपने क्रॉस करा है, इसे देख लें, डिड आया है। डिड हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में ही आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। और पैसिव वॉइस करेंगे तो इस डिड के बदले हमको लेना होगा वाज वर्ब, और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आप लाए हो सब्जेक्ट की जगह पे, इसके हिसाब से वाज या वर्ब में से हमें कोई एक चीज़ लेना है। तो प्रोजेक्ट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब, प्रोजेक्ट्स, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म बच्चे क्या होता है, मेड, और लास्ट में क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क, वर्ब प्रोजेक्ट्स मेड बाय यू। वी एंसर्ड हिम, हमने उसका जवाब दिया, वी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, एंसर्ड क्या है, वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। किसने जवाब दिया, हमने जवाब दिया, वी एंसर्ड हिम, हमने क्या किया, जवाब दिया। बच्चों ये 4 नंबर का सवाल रहेगा, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का नीचे वाला। वी एंसर्ड हिम, हमने उन्हें जवाब दिया, किसने जवाब दिया, वी, क्या किया, आंसर किया, ये वर्ब है, किसे आंसर किया, उसे। फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिख देते हैं, सब्जेक्ट जगह पे। तो हिम को जब हम वी के नीचे लिखेंगे तो हिम के बदले हमें लिखना होगा ही, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और हिम को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो हिम प्रोनाउन का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। और वी का क्या होता है, पता है हमें बच्चों, वी का हम लिख देते हैं बाई अस। वर्ब का टेंस पहचान लो, आप देखो आंसर्ड लिखा है, आंसर्ड लिखा है तो पता है ये V2 है, पास्ट टेंस में है, यानी ये वर्ब हमारी किस में है, सिंपल पास्ट, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल पास्ट कहिए या पास्ट इंडेफिनिट कहिए। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, वाज, और आंसर्ड सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ये सेंटेंस बन गया, ही वाज आंसर्ड बाई अस, हमारे द्वारा उन्हें जवाब दिया गया। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरे पे चलो, द मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मैच बहुत ही रोमांचक था। स्टार्ट लाइक दिस, द मैच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो जिस तरह से शुरू करना है, वाज की बजाय यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, इज आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेंस बदल रहा है। चलो बहुत ही आसान है, यानी जब हमें टेंस बदलना हो तो केवल हमें हर सेंटेंस में, हर वाक्य में केवल वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, क्रिया आइडेंटिफाई करनी है और उसी को चेंज कर देना। यहाँ पर क्रिया क्या है, वाज, तो वाज की बजाय अपने को क्या लिखना है, इज। द मैच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, देयर वर चांसेज,
वर क्या है, पास्ट में है। अब पास्ट में जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो वाज वर का प्रेजेंट क्या होगा, इज एम आर होगा, और वर है तो क्या होगा, आर होगा। टू विन बोथ द टीम्स, दोनों टीमों को जीतना के बहुत चांस है। देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, देयर वाज, वहाँ एक पिन ड्रॉप साइलेंट था, तो वाज का क्या हो गया, इज एंड साइलेंस इन द स्टेडियम। अब बच्चों मैंने तो यहीं पे कट करके आपको लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। जैसे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस को दोबारा हमने लिखा, वैसे ही आपको फिर से लिखना होगा। इस तरह से द मैच इज़ वेरी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, देयर आर चांसेस टू विन, इस तरह से पूरा सेंटेंस आपको लिख देना होगा। लास्ट सेक्शन डी का ग्रामेटिकल पोर्शन का आखिरी सवाल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टू गेट अंडरलाइन वर्ड्स आर अ फ्रेज एट देयर आंसर। आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उस वर्ड के लिए सही सवाल चुनना है, ऑप्शन दिया रहेगा। अब सवाल है, सेंटेंस है, यू मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले आपको 2 बार क्या करना चाहिए, सोच लेना चाहिए। बोलने से पहले आपको 2 बार सोच लेना चाहिए। अब ये जो वर्ड है ट्वाइस, कितनी बार सोच लेना चाहिए, 2 बार। यानी ऐसा सवाल बनाओ कि आंसर में ये ट्वाइस वर्ड आए। देखो, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट यू थिंक बिफोर यू स्पीक, कितनी बार आपको सोचना चाहिए बोलने से पहले। व्हेन मस्ट यू थिंक, आपको कब सोचना चाहिए, तो ये सवाल सही नहीं है। वाई मस्ट यू थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले आपको क्यों सोचना चाहिए, ये भी जवाब सवाल सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है, व्हाट मस्ट यू डू बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सोचना चाहिए, आंसर तो नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट यू थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले आपको कितना बार सोचना चाहिए, दैट इज़ द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन वाला सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस आपका राइट है कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट यू थिंक बिफोर यू स्पीक। सेकेंड, चलो 54 पे, द प्रोसेसन विल इंड एट सुभाष चंद्र बोस चौक। प्रोसेसन जुलूस, विल इंड समाप्त होगा कहाँ पर, एट द सुभाष चंद्र बोस चौक। सुभाष चंद्र बोस चौक पर ये प्रोसेसन जो जुलूस है वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन है सवाल के लिए, यानी ये जो अंडरलाइन वर्ड है द सुभाष चंद्र बोस चौक, यानी सवाल ऐसा हो कहाँ समाप्त होगा, सुभाष चंद्र बोस चौक पर। यानी आंसर में हमको क्या मिलना चाहिए, अंडरलाइन वर्ड मिलना चाहिए, ऐसा सवाल बनाना है। व्हेन विल द प्रोसेसन इन, कब प्रोसेसन इंड होगा, टाइम पूछ रहे हैं, ये सवाल नहीं है। हाउ विल द प्रोसेसन इन, कैसे इंड होगा, ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी, वेयर विल द प्रोसेसन इन, प्रोसेसन जुलूस कहाँ खत्म होगा, यस दैट इज द राइट क्वेश्चन। ये वाला भी दो, हु चौक विल द प्रोसेसन, किसके चौक पे खत्म होगा, ये भी नहीं सही है। दैट इज द राइट आंसर कि वेयर विल द प्रोसेसन एंड, जुलूस कहाँ समाप्त होगा, एट द सुभाष चंद्र बोस। ओके, यू कैन लर्न इंग्लिश बाय लिसनिंग इंग्लिश न्यूज ऑन टीवी। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हो, कैसे, बाय लिसनिंग इंग्लिश न्यूज ऑन टीवी, टीवी पर इंग्लिश न्यूज को सुन करके। ऑप्शन है, कैसे सीख सकते हो, बाय लिसनिंग इंग्लिश न्यूज ऑन टीवी। व्हाट कैन आई डू टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ कर सकने वाली बात नहीं है, यू कैन लर्न इंग्लिश, ये सेंटेंस सही नहीं है। विच न्यूज़ कैन आई वॉच टू लर्न इंग्लिश, कौन सा चैनल मैं समाचार पत्र, विच न्यूज कैन आई वॉच टू लर्न इंग्लिश, यानी कौन सा मैं चैनल देख सकता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। यहाँ सवाल है, यू कैन लर्न इंग्लिश बाय वाचिंग इंग्लिश। विच इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूँ, यू कैन लर्न इंग्लिश बाय लिसनिंग न्यूज़ ऑन टीवी। ये आंसर नंबर बी राइट है, हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश ऑन टीवी, मैं टीवी पर अंग्रेजी, हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और अच्छे से सीखा भी होगा। बच्चे, यहाँ पर एक पेपर का हमने पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन कवर कर लिया, पूरा सेक्शन सी और सेक्शन डी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।